तो चलिए आज का हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसका हमारा टाइटल है जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर, जिसको आप मराठी में संगणकाची पिढी असं म्हणू शकता. ओके, कॉन्सेंट्रेट कीजिए नेक्स्ट स्लाइड पर. यहाँ पे जनरेशन्स का मीनिंग क्या है ये पहले समझ लीजिए. जनरेशन किसे कहेंगे? ओके, ये जनरेशन जो है उसका पहले मीनिंग समझ लेंगे. जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मींस द स्टेप ऑफ डेवलपिंग कंप्यूटर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी. द टर्म इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस. अब ये जो जनरेशन वर्ड जो है ये क्या है, कंप्यूटर रिलेटेड यूज किया जाता है, मगर किस एंगल से इसको यूज किया जाता है वो पहले समझ लीजिए. जब हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में कुछ चेंज होता है या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में कुछ डेवलपिंग होती है या चेंज होता है, तो उनकी जो स्टेजेस होते हैं उनके स्टेजेस को डिटरमाइन करने के लिए या उनको समझने के लिए इस जनरेशन का यूज किया जाता है, यानी कि इस जनरेशन वर्ड का यूज किया जाता है. ये जो टर्म है ये जनरेशन जो टर्म है ये क्या करता है, दो टाइम लैग के बीच में किसी कंप्यूटर का या कोई कंप्यूटर के हार्डवेयर की टेक्नोलॉजी कैसी थी या सॉफ्टवेयर की टेक्नोलॉजी कैसी थी उसको ये बाइफरकेट करता है जनरेशन. यानी कि पहले आज तक हमारे कंप्यूटर या कंप्यूटर फील्ड में या सेक्टर में टोटल 5 जनरेशन है ऐसा कहा जाता है. यानी कि इस 5 स्टेप में कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर जो है वो कैसे डेवलप होती चला गया, उस डेवलपिंग स्टेजेस को इंडिकेट करता है ये जनरेशन वर्ड. ओके, इससे क्या हेल्प होगी, क्योंकि इससे ऐसा आपको समझ में आएगा कि पर्टिकुलर एक टाइम लैग में या किसी एक कालावधि में कंप्यूटर का डेवलपमेंट कैसे हुआ था. कंप्यूटर का डेवलपमेंट कैसे हुआ था, इसका मीनिंग क्या है, कंप्यूटर का हार्डवेयर का डेवलपमेंट कैसे हुआ था, कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट कैसे हुआ था, कंप्यूटर की लैंग्वेज का डेवलपमेंट कैसे हुआ था, कंप्यूटर की मेमोरी का डेवलपमेंट कैसे हुआ था, कंप्यूटर की जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ था. इन सभी बातों का जो स्टेजेस है इन स्टेजेस को रिप्रेजेंट करता है ये जनरेशन. इसलिए ऐसा कहा जाता है कि इंडिया में या पूरे कंप्यूटर सेक्टर में जो है अभी तक के 5 स्टेप्स माने जाते हैं, उन्हीं को 5 जनरेशंस कहा जाता है. हम वो स्टेप बाय स्टेप उन जनरेशंस को यहाँ पे देख लेंगे. ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे. जो है फर्स्ट जनरेशन. अब यहाँ पे कंप्यूटर की जो पीढ़ियां है यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन. इस इमेज से आपको एक आइडिया आ जाएगी कि हर एक जनरेशन में कंप्यूटर कैसे थे. आगे हम इसको ही डिस्कस करेंगे. ठीक है, अब ये जनरेशंस क्रिएट होने का या जनरेशंस को बाइफरकेट करने का सबसे मेन रीजन जो है वो है इन टेक्नोलॉजी में चेंजेस होना. यानी कि कंप्यूटर की जो जनरेशन है वो एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन आई, दूसरी के बाद तीसरी जनरेशन आई, तीसरी के बाद चौथी और चौथी के बाद पांचवी जनरेशन आई. इस जनरेशन आने का इस जनरेशन के आने के पीछे जो मेन रीजन था तो ये था, ये टेक्नोलॉजी थी. सबसे पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल किए जाते थे. जो आप अगर आपने पुरानी जमाने की जो टीवी अगर देखी होगी, ओल्ड टीवी, तो उसमें भी एक वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था. ओके, पुराने जमाने की टीवी या ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में ये इस्तेमाल किया जाता था. ठीक है, वही पार्ट जो है वैक्यूम ट्यूब वो कंप्यूटर में यूज करके फर्स्ट जनरेशन के सभी कंप्यूटर्स को बनाया गया था. उसके बाद अब इसका कुछ एडवांटेजेस भी थे और बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी थे. तो इन डिसएडवांटेजेस को दूर करने के लिए कुछ साइंटिस्ट या कंप्यूटर फील्ड के जो एक्सपर्ट्स है उन्होंने क्या किया, ट्रांजिस्टर का इनोवेशन किया, ट्रांजिस्टर को बनाया, जिससे क्या हुआ कि जिस कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था उसको रिप्लेस करके वहां पे ट्रांजिस्टर जो है वो यूज करने लगे. इससे क्या हुआ कि कंप्यूटर में जितने भी डिसएडवांटेजेस थे फर्स्ट जनरेशन में वो डिसएडवांटेजेस जो है वो सेकंड जनरेशन में थोड़े से कम हो गए. उसके बाद वाली जो थर्ड जनरेशन है उस थर्ड जनरेशन में क्या हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट्स को यूज किया गया. इसका इनोवेशन हो गया. इसका इनोवेशन होने के बाद इसका क्या यूज किया जाता था, जिस प्रकार सेकंड जनरेशन में ये ट्रांजिस्टर्स यूज
किए जाते थे, इनको रिप्लेस करके उसकी जगह पे ये आईसी का इस्तेमाल करने लगे। इससे क्या हुआ कि सेकंड जनरेशन में जो कंप्यूटर्स के डिसएडवांटेजेस थे, उन डिसएडवांटेजेस को थर्ड जनरेशन में थोड़ा सा कम किया गया। इसकी किसकी मदद से? तो ये आईसी की मदद से। इससे क्या हुआ, आईसी जब इन्वेंट किया गया जैक क्लेयर फिलिपी ने, तब क्या हुआ कि कंप्यूटर की साइज में बहुत बड़ी कमी आ गई, क्योंकि इन दो जनरेशन में कंप्यूटर की साइज बहुत ही बड़ी थी, मगर थर्ड जनरेशन में जब आईसी का निर्माण हुआ तब कंप्यूटर की साइज थोड़ी सी कम हो गई। ओके, इसके बाद जब थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में आईसी का इस्तेमाल होने के बाद जब फोर्थ जनरेशन स्टार्ट हुई, तब क्या हुआ, फोर्थ जनरेशन क्यों स्टार्ट हुई, उसका मेन रीजन जो है वो है वीएसएलवी, यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये आईसी है, ये जैसे आईसी की थर्ड जनरेशन में उसी प्रकार की भी ये उसी प्रकार की ही ये आईसी है फोर्थ जनरेशन में, मगर इसकी कैपेसिटी जो है वो बढ़ गई थी। दिखने में भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई देगा, ये कैसी है और ये फोर्थ जनरेशन वाली आईसी कैसी है, ठीक है। क्योंकि इससे बड़ी, यानी कि ये VSLV की जो कैपेसिटी थी, इस थर्ड जनरेशन के आईसी की कैपेसिटी की बहुत बड़ी थी, ठीक है। तो VSLV का इनोवेशन होने के बाद ही फोर्थ जनरेशन स्टार्ट हुआ है। इससे क्या हुआ कि थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर में जितने भी डिसएडवांटेजेस थे, उन डिसएडवांटेजेस को कम किया गया फोर्थ जनरेशन में। अब जब फिफ्थ जनरेशन आई, उसका मेन रीजन क्या था, जब इसी VSLV को थोड़ा सा एडवांस किया गया या इसकी थोड़ा सा इनोवेशन किया गया, जिससे क्या हुआ, अब ये VSLV क्या हो गया, ULSI हो गई, यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स हो गए। यानी कि जो VSLV की जो कैपेसिटी थी उसको बढ़ाया गया और उसी आईसी को आगे चल के VLSI कहने लगा, ठीक है। बाकी अब इससे क्या हुआ, फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स जो थे, ये जो प्रीवियस जनरेशन था उससे बहुत ही पावरफुल हो गए। अब जनरेशन का या कंप्यूटर के स्टेज निर्माण होने का जो मेन रीजन था, तो ये टेक्नोलॉजी थी। ये टेक्नोलॉजी वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, आईसी, VLSI और ULSI। ओके, इन्हीं टेक्नोलॉजी में चेंजेस होने के कारण कंप्यूटर की जो जनरेशन है उसका निर्माण हुआ है, ऐसा आप कह सकते हो, ठीक है। आगे हम सेपरेटली वन बाय वन जो फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड जनरेशन है, उनको थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे। अब यहाँ पे आपको हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर पे। अब ये जो फर्स्ट जनरेशन जो है कंप्यूटर की, द टाइम लैग ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज 1942 टू 1955। ये जो टाइम लैग था फर्स्ट जनरेशन का, वो कितना था, वो टाइम लैग कब से स्टार्ट हुआ था, 1942 से स्टार्ट हुआ और वो कहां तक चला, 1955 तक चला। अब देयर वैक्यूम ट्यूब, द टेक्नोलॉजी ऑफ वैक्यूम ट्यूब वाज यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन। अब ये फर्स्ट जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई, वैक्यूम ट्यूब वाली टेक्नोलॉजी यूज की गई। अब ये फर्स्ट जनरेशन में कौन से लैंग्वेज यूज की गई थी या कौन से लैंग्वेज यूज किए जाते थे, तो उसका आंसर है मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज वाज यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर फॉर लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में ऐसे नोटेबल कोई डेवलपमेंट फर्स्ट जनरेशन में तो नहीं हुआ था, सॉफ्टवेयर में या हार्डवेयर में जैसा नोटेबल या देयर वाज नो एनी नोटेबल डेवलपमेंट इन द फर्स्ट जनरेशन अबाउट द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ठीक है। मगर डाटा स्टोरेज के लिए पंच कार्ड का यूज किया जाता था। पंचिंग कार्ड वाज यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर फॉर डाटा स्टोरेज एंड द आउटपुट ऑफ आफ्टर प्रोसेसिंग द डाटा, ठीक है। जब आउटपुट को प्रेजेंट करने के लिए या डाटा स्टोरेज के लिए फर्स्ट जनरेशन में क्या किया जाता था, पंच कार्ड का यूज किया जाता। अभी के जनरेशन में क्या है, डाटा स्टोरेज के लिए हम पेन ड्राइव यूज कर सकते हैं या डाटा आउटपुट के लिए जो जैसे कि प्रिंटर है, उसी प्रकार से फर्स्ट जनरेशन में प्रिंटर भी नहीं था, पेन ड्राइव भी नहीं था, तो वो कैसे इस्तेमाल करते थे, पंचिंग कार्ड से यूज करते थे डाटा स्टोरेज के लिए। अभी जो फर्स्ट जनरेशन थी जो 1944 से 1942 से 1955 तक इसका जो टाइम लैग था, इन टाइम लैग के बीच में जितने कंप्यूटर्स बनाए गए थे, उन कंप्यूटर्स में से कुछ कंप्यूटर्स जो पॉपुलर कंप्यूटर्स थे उनका नाम यहाँ पे लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया, देख लीजिए, मार्क फर्स्ट, ओके। सेकंड है एनियाक, ओके। एनियाक का फुल फॉर्म यहाँ पे नीचे लिखा है मैंने। एनियाक यानी क्या, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, एनियाक का फुल फॉर्म यहाँ पे, ठीक है।
नेक्स्ट है एडवैक। एडवैक कंप्यूटर भी फर्स्ट जनरेशन वाला कंप्यूटर था। एडवैक का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट है एक्सैक। ओके, एक्सैक का क्या है देख लिया, सॉरी एडसैक है वो, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, एडसैक है वो। एडसैक का इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कीजिएगा। एडसैक है ये, यहाँ पे सी की बजाय यहाँ पे डी होना चाहिए था, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई मेरे से। आप जब लिखोगे आपके नोटबुक में थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद है यूनिवैक। यूनिवैक का फुल फॉर्म जो है यूनिवर्सल एटॉमिक कंप्यूटर। यूनिवैक फर्स्ट IBM 701। ये सब किस सिस्टम के कौन सी सिस्टम है? ये सब कंप्यूटर सिस्टम है जो फर्स्ट जनरेशन के टाइम लाइन में बनाए गए थे। ओके, अब थोड़ा सा इस फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स को देख लेंगे। The computers of first generation was very big in size because उसका रीजन क्या है तो आगे हम देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो फीचर है क्या है, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर जो थे उनकी साइज कैसी थी? देयर वाज वेरी बिग इन साइज, ठीक है। एंड दे यूज्ड थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब। जो वैक्यूम ट्यूब अभी हमने इमेज देखी थी वो कैसे थे? वो हजारों वैक्यूम ट्यूब्स एक कंप्यूटर में इस्तेमाल किए जाते थे, जिससे क्या होता था? कंज्यूम लॉट ऑफ पावर। ओके, तो जो कंप्यूटर है वो इलेक्ट्रिसिटी क्या करते थे? बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी वो इस्तेमाल करते थे, या उनको लगती थी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा। अगर ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगने के कारण क्या होता था? जनरेट लॉट्स ऑफ हीट। वो कंप्यूटर जिसमें हजारों वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे क्या होता था कि वो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम करते थे। इससे क्या होता था कि वो हीट पैदा करते थे, यानी कि हीट को ज्यादा वो बाहर फेंकते थे। कंप्यूटर ज्यादा गर्म होता था और वो कंप्यूटर क्या करता था? ज्यादा हीट बाहर फेंकता था। इससे क्या होता था? इससे इसको कंट्रोल करने के लिए इस प्रकार के कंप्यूटर के लिए कूलिंग सिस्टम रिक्वायर्ड थी, यानी कि कूलिंग सिस्टम यानी कि एसी वाले रूम इसको जरूरत थी, एसी वाले रूम की जरूरत थी। इसलिए इन सभी कंप्यूटर जो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे उनमें क्या था? उनमें कूलिंग सिस्टम रिक्वायर्ड थी, उनमें एसी रूम होना बहुत जरूरी था, इसलिए क्योंकि वो हीट ज्यादा पैदा करते थे, क्योंकि वो वैक्यूम ट्यूब का यूज ज्यादा होता था उस कंप्यूटर में। अब इन सभी कारणों से क्या होता था? हार्डवेयर एंड हार्डवेयर फेल्यूर जो है वो फ्रीक्वेंटली होता रहता था, क्योंकि फ्रीक्वेंटली हार्डवेयर फेल्यूर जो है या हार्डवेयर डैमेज होना, किसी पार्ट डैमेज होना, या कोई जो इक्विपमेंट होता है या उससे कोई इंस्ट्रूमेंट जब लगाया गया है कंप्यूटर को वो फेल होता था। क्यों होता था? तो ये गर्मी से या जो वैक्यूम ट्यूब की जो हीट थी उसके कारण वो हार्डवेयर फेल होता था, ठीक है। अब ये कैसा फ्रीक्वेंटली होता था, जिसके कारण क्या होता था कि जो मेंटेनेंस कॉस्ट थी, वो मेंटेनेंस तो सबसे पहले तो डिफिकल्ट ही था। अगर वो मेंटेनेंस होता भी था तो वो उसकी कॉस्ट बहुत ही ज्यादा थी, यानी कि इस जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे उनकी कॉस्ट और मेंटेनेंस जो था वो बहुत ही डिफिकल्ट था, ठीक है। अब इस जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे, ये जो यहाँ पे नाम लिखे थे, ये कंप्यूटर्स जो थे ये कैसे परफॉर्म करते थे? ये परफॉर्म करते थे 500 एडिशन करते थे एक मिनट में, या सॉरी एक सेकंड में 5000 एडिशन करते थे, और 450 मल्टीप्लिकेशन करते थे। एक सेकंड में इतनी कैपेसिटी थी, एक सेकंड में 450 मल्टीप्लिकेशन करना और 5000 एडिशन करने की इनकी कैपेसिटी थी। आप इस जनरेशन के कंप्यूटर में, इस जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में आपको डिटेल में या इतनी इंफॉर्मेशन काफी है। आप एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि राइट द नोट्स ऑन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन आप उसमें लिख सकते हो, ठीक है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? उसके टाइम लैग लिखना पड़ेगा, इस जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते थे उसका नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इस जनरेशन में लैंग्वेज कौन सी यूज की जाती थी उसका मेंशन आपको आंसर में करना पड़ेगा। और ये जो इसके फीचर्स हमने यहाँ पे शॉर्ट में लिखे है, उसको आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो होगा फर्स्ट जनरेशन के बारे में। इसी प्रकार से हम सेकंड जनरेशन जो है, सेकंड जनरेशन को भी देख लेंगे। अब सेकंड जनरेशन से पहले यहाँ पे देख लीजिए, इस इमेज में आपको ENIAC इस कंप्यूटर, ये जो फर्स्ट जनरेशन वाला कंप्यूटर था ये कैसे दिखाई देता है, ये आपको इस इमेज से पता चलेगा। देख लीजिए, ये फर्स्ट जनरेशन वाला कंप्यूटर है,
फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर कैसे होते थे इस इमेज में आपको दिखाई देगा। इतना बड़ा कंप्यूटर है, देख लीजिए। ये इसके लिए एक प्रॉपर एक बड़ी रूम की अरेंजमेंट करनी पड़ती थी, जो एसी रूम होती थी। आप इसमें कंट्रोलिंग करने के लिए बहुत सारे लोगों की आवश्यकता रहती थी। बहुत सारे कंप्यूटर एक्सपर्ट इसमें इसको कंट्रोलिंग करने का काम करते थे। देख लीजिए कितने सारे इक्विपमेंट है, कितना बड़ा कंप्यूटर है ये। इसको ये स्पेशली एनियाक कंप्यूटर है, ठीक है। एनियाक के बाद एडवेक कंप्यूटर लगभग वैसा ही है, मगर थोड़ी सी इसकी फंक्शनिंग थोड़ी सी अलग रहती थी। एडवेक कंप्यूटर कैसा है ये थोड़ा सा इमेज में आपको आइडिया आ जाएगी। ये देख लीजिए, ये जो कंप्यूटर एक्सपर्ट है थोड़ी सी ये यहाँ पे कुछ या कंप्यूटर की जो सिस्टम है उसको एडजस्ट करते हुए आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ऐसे इस प्रकार से जितने भी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे उनकी साइज ऐसी ही थी, परफॉर्मिंग कैपेसिटी जो थी आज के कंप्यूटर की तुलना में बहुत ही कम थी, मगर उस टाइम ये बहुत बड़े कंप्यूटर्स थे, ठीक है। इस प्रकार से हम फर्स्ट जनरेशन को कंपेयर करने के बाद हम सेकंड जनरेशन को देखेंगे यहाँ पे। ओके, द टाइम लैग ऑफ सेकंड जनरेशन, the time lag of second generation was between 1955 to 1964। क्या टाइम लैग था सेकंड जनरेशन का? 1955 से लेके 1964 तक, ठीक है। सेकंड जनरेशन है, इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाती थी? द ट्रांजिस्टर the transistor was used in the second generation because transistor replaced the vacuum tube। okay, ये जो चालू है, आप 2 मिनट यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप सभी को लिए। कोई भी एक ऐसा बंदा है जो हमारे लेक्चर में सुनने के बजाय वो क्या कर रहा है, अदर बटन को प्रेस करते हुए सभी ऑप्शन को यहाँ पे चेक कर रहा है, कैसा है ये कीबोर्ड, कैसा है व्हाइट बोर्ड, कैसा है, जो कुछ कर रहा है। अगर मुझे समझ में आएगा वो बंदा ऐसा कर रहा है तो मैं उसको यहाँ से लीव कर दूंगा और आने वाले किसी भी लेक्चर में उसको अलाउ नहीं करूंगा, ठीक है। तो जो कुछ वो कर रहा है, निकिता सूर, ओके, निकिता कौन है? ये निकिता देखने तो मुझे पहले। निकिता, ये लास्ट वार्निंग है आपके लिए, क्योंकि आप जो वहां से आपके मोबाइल पर जो कुछ कर रहे हो वो सबको दिखाई दे रहा है, सबकी स्क्रीन पर वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप वो बाकी काम छोड़ के सिर्फ स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा। क्या है वो? ओके, फिर से स्टार्ट करेंगे सेकंड जनरेशन। तो what was the time lag of second generation? The second generation was between 1955 to 1964. Which technology was used in second generation? The answer is that transistor. Okay, transistor was used in second generation because transistor replaced vacuum tube. Okay, which languages were used in this second generation? The answer is that high level languages was used in second generation. That for example, Fortran, COBOL, Algol, Snowball, ये क्या है? These are the examples of high level languages. These are the high level languages. Okay, Fortran, Algol, COBOL, Snowball, ये क्या है? High level languages है। Okay, ये सब high level languages जो है वो second generation में इनको यूज किया गया था। अब सेकंड जनरेशन में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज करना स्टार्ट हो गया था। ओके, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है, आज के जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है इनका यूज करना कब से स्टार्ट हुआ? तो सेकंड जनरेशन से स्टार्ट हुआ है, ऐसा आप कह सकते हो। विच डाटा स्टोरेज वाज यूज्ड इन सेकंड जनरेशन? तो उसका आंसर है मैग्नेटिक स्ट्रिप एंड डिस्क। मैग्नेटिक स्ट्रिप और डिस्क का इस्तेमाल करना शुरू हो गया सेकंड जनरेशन से। अब ये मैग्नेटिक स्ट्रिप और डिस्क क्या है? आप जब बहुत पुरानी अगर मूवी देखते होंगे तो एक बड़ी सी प्लेट रहती थी, उस पर गाना सुनते थे, या किसी ओल्ड सॉन्ग में आप ये म्यूजिक सिस्टम देख सकते हो। ओके, वो क्या है? वो मैग्नेटिक स्ट्रिप होती थी, मैग्नेटिक डिस्क होती थी। जो पुराने कैसेट्स आपको पता होंगे मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले, जो पुराने कैसेट जिससे आप कभी कभार आपने खेला होगा आपके बचपन में उन कैसेट्स के साथ, वो जो है वो मैग्नेटिक स्ट्रिप है। उनके ऊपर जो मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी यूज करने के बाद उनके ऊपर आप क्या कर सकते हो? डेटा लोड कर सकते हो। डेटा स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक स्ट्रिप और डिस्क का यूज सेकंड जनरेशन में किया गया। इस जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे इसमें से जो पॉपुलर कंप्यूटर्स थे उनका नाम था IBM 7030 और यूनिवैक लार्क कंप्यूटर। यूनिवैक का ही एक लार्क नाम का एक कंप्यूटर था। ओके, इस सिस्टम में या इस जनरेशन में
बहुत सारे कंप्यूटर्स बनाए गए थे, मगर ये उनमें से जो पॉपुलर कंप्यूटर थे ये उसका नाम यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया था। ओके, द ट्रांजिस्टर रिप्लेस वैक्यूम ट्यूब। आप थोड़ा सा फीचर्स देख लेंगे इस जनरेशन में। सेकंड जनरेशन में क्या हुआ, ट्रांजिस्टर ने किसको रिप्लेस किया, वैक्यूम ट्यूब को। वैक्यूम ट्यूब की जगह पर क्या यूज किया गया सेकंड जनरेशन में, तो ट्रांजिस्टर को यूज किया गया। नेक्स्ट है फास्टर स्मॉलर रिलायबल देन प्रीवियस जनरेशन। ओके, इसके पहले वाला जो जनरेशन था, इसके पहले वाले जनरेशन में जो कुछ कंप्यूटर्स थे उनकी तुलना में इस जनरेशन में जो कंप्यूटर्स थे वो बहुत ही फास्ट थे, उनकी साइज जो थी वो स्मॉल थी और वो विश्वसनीय थे, वो रिलायबल थे देन प्रीवियस जनरेशन कंप्यूटर्स। ओके, कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी पावर। अब पिछले पिछले जनरेशन की तुलना में इस जनरेशन की जो कंप्यूटर्स थे वो क्या थे, उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कैपेसिटी जो थी वो कम हो गई थी, क्योंकि पहले वाले कंप्यूटर्स की तुलना में वो कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे थे। ठीक है, हार्डवेयर मेंटेनेंस बिकम इजियर। अब सेकंड जनरेशन में जो हार्डवेयर फेलियर होता था उसका मेंटेनेंस करना बहुत ही दिक्कत बड़ी बात थी, मगर इस जनरेशन में हार्डवेयर को मेंटेन करना या यदि कोई हार्डवेयर फेल होता है तो उसको रिपेयर करने में थोड़ी सी इसमें आसानी हो गई थी। मगर अभी तक सेकंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन से लेके सेकंड जनरेशन तक कूलिंग सिस्टम स्टिल रिक्वायर्ड, बिकॉज कूलिंग सिस्टम जो है यानी कि एसी वाला जो अरेंजमेंट है वो अभी भी बरकरार था और अभी भी उसकी जरूरत पड़ती थी। जो कुछ सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स थे उन सभी कंप्यूटर्स के लिए कूलिंग सिस्टम क्या थी, रिक्वायर्ड थी। ओके, स्टार्टेड टू कमर्शियल यूज। अब इस जनरेशन में जो पहले वाले जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे उनका यूज जो होता था वो कमर्शियल यूज नहीं होता था, वो प्रॉपर या स्पेशल यूज उनका होता था। मगर सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स है उनका यूज कैसे होने लगा, उसका कमर्शियल यूज होने लगा। स्पेशली गवर्नमेंट है, यूनिवर्सिटीज हो या कॉर्पोरेशन हो या प्रोफेशनल्स हो, कोई भी बड़ा बिजनेस हो या कंपनी हो या कोई भी यूनिवर्सिटी हो या गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हो या प्रोफेशनल्स हो या बैंक हो, ये क्या करने लगे, इस सेकंड जनरेशन वाले कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करने लगे। ओके, अब ये सेकंड जनरेशन में किस प्रकार का कंप्यूटर होता था ये आने वाले नेक्स्ट स्लाइड में आपको पता चलेगा। तो देख लीजिए, ये लार्क कंप्यूटर है जिसका फुल फॉर्म है लाइव मोवर एडवांस रिसर्च कंप्यूटर। लाइव मोवर एडवांस रिसर्च कंप्यूटर, लार्क कैसा कंप्यूटर था ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा। लार्क कंप्यूटर कैसा है यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिएगा, कैसा है पहले जनरेशन के कंप्यूटर्स कैसे थे और सेकंड जनरेशन वाला कंप्यूटर ये लार्क कैसा है। ओके, ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद जो है ये देख लीजिए, ये कौन सा कंप्यूटर है, IBM 7030, जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स थे। इनकी साइज देख लीजिए आप कहाँ से कहाँ तक है, कितना बड़ा कंप्यूटर है। यहाँ पे तो आज की कंप्यूटर जैसी स्क्रीन भी नहीं है, इसमें से क्या करना है क्या नहीं करना है ये जनरल पीपल को जल्दी समझ में नहीं आता था। यहाँ पर सिर्फ एक्सपर्ट लोग ही इसको हैंडल कर सकते थे। ये सेकंड जनरेशन वाला कंप्यूटर है IBM 7030। ठीक है, थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए कैसा है कंप्यूटर ये। इसके बाद हम जाएंगे थर्ड जनरेशन पे। जो थर्ड जनरेशन जो है सेकंड जनरेशन कंप्लीट होने के बाद थर्ड जनरेशन क्यों आ गई, तो उसका मेन रीजन क्या है, बिकॉज इंटीग्रेटेड सर्किट्स। क्योंकि आईसी रिप्लेस ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर की जगह पर क्या यूज होने लगा, आईसी का इस्तेमाल होने लगा। आईसी का फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ओके, the third generation, the time lag of third generation was between 1964 to 1975। अब ये जो टाइम लैग है बहुत सारे बुक्स में आपको अलग अलग दिखाई देंगे। ओके, मगर आप इस पे ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि अलग अलग बुक में थोड़ा सा टाइम लैग चेंज दिया है। मैंने बहुत सारे बुक को रेफर करके ये प्रेफर किया टाइम लैग। ठीक है, सो व्हाट वाज द टाइम लैग ऑफ थर्ड जनरेशन, तो आंसर क्या है इसका, 1964 to 1975। ओके, which technology was used in third generation? What is the answer of the question? Integrated circuits। Okay, in the third generation integrated circuits was used as a technology। ठीक है, which language was used in third generation? तो इसका आंसर है डेवलप्ड हाई लेवल लैंग्वेजेस। डेवलप्ड हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज की गई थर्ड जनरेशन के लैंग्वेज में, जिसमें जो है बेसिक एंड पास्कल, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस, बेसिक एंड पास्कल। Here it is not Rascal, it's Pascal। Okay, PASCAL,
BASIC and Pascal, these are the examples of developed high level languages. Okay. उसके बाद हम देखेंगे which software was used in third generation. क्या है इसका आंसर? आंसर क्या है? कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया गया थर्ड जनरेशन में? किस सॉफ्टवेयर का इनोवेशन हो गया थर्ड जनरेशन में? ऐसा भी आप कह सकते हो. तो ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो गई थर्ड जनरेशन से. ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण हुआ और ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज थर्ड जनरेशन से स्टार्ट हो गया. ओके. हार्डवेयर में अभी मॉनिटर, लाइन प्रिंटर, मिनी कंप्यूटर, ये सब क्या है? ये हार्डवेयर स्टार्ट हो गई, इसका यूज करना स्टार्ट हो गया थर्ड जनरेशन से. मॉनिटर कब यूज करने लगे लोग? थर्ड जनरेशन के टाइम लैग से, यानी कि 1964 के आगे जो है वो मॉनिटर इन्वेंट किया गया और मॉनिटर का इस्तेमाल किया जाने लगा थर्ड जनरेशन से. ओके. डाटा स्टोरेज में जितनी सारी डेवलपमेंट जितनी चाहिए थी उतनी थर्ड जनरेशन में नहीं हुई थी. और इस जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे उनका नाम क्या है? IBM 360 और IBM 370. ओके. IBM 360 एंड IBM 370, ये याद रखिएगा. ओके. तो IC रिप्लेस ट्रांजिस्टर, इसके कुछ फीचर्स दिखेंगे. थर्ड जनरेशन के जो फीचर्स है, सबसे पहला फीचर क्या है? IC रिप्लेस ट्रांजिस्टर, यानी कि ट्रांजिस्टर की जगह पर क्या यूज करने लगे? IC का इस्तेमाल होने लगा ट्रांजिस्टर के जगह पर. ओके. इससे क्या हुआ? कंप्यूटर जो पिछले जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे उनकी तुलना में जो इस जनरेशन के कंप्यूटर्स थे वो मोर फास्टर, मोर स्मॉलर, मोर चीपर एंड मोर रिलायबल देन प्रीवियस जनरेशन. यानी कि जो पहले वाले जनरेशन के कंप्यूटर्स थे उनसे ज्यादा फास्ट थे, उनसे तुलना में उनकी साइज बहुत ही कम थी, वो कम कॉस्टली थे और उनकी विश्वसनीयता कैसी थी? बहुत ज्यादा थी प्रीवियस जनरेशन के कंप्यूटर की तुलना में. ओके. कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी पावर. नेक्स्ट फीचर क्या है? इस जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी पावर, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने की जो उनकी कैपेसिटी थी वो कैसी थी? वो कम थी. ओके. वो ये ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं करते थे इस जनरेशन के कंप्यूटर्स. नेक्स्ट है हार्डवेयर मेंटेनेंस बिकम इजियर. वही फीचर है जो सेकंड जनरेशन में था. अब इस जनरेशन में क्या हुआ? हार्डवेयर फेलियर जो था वो बहुत कम हो गया और अगर कोई हार्डवेयर फेलियर होता भी है तो उसका मेंटेनेंस करना इजी हो गया. कूलिंग सिस्टम स्टिल रिक्वायर्ड अभी तक, यानी कि थर्ड जनरेशन आने तक जो एसी की अरेंजमेंट कंप्यूटर के लिए आवश्यक थी वो इस जनरेशन में भी आवश्यक है. ओके. स्टोरेज कैपेसिटी नॉट इंक्रीज स्टिल. अभी तक की, यानी कि थर्ड जनरेशन तक कंप्यूटर की जो स्टोरेज कैपेसिटी ये टेक्नोलॉजी बढ़नी चाहिए थी उतनी बड़ी नहीं थी, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि स्टोरेज कैपेसिटी नॉट इंक्रीज स्टिल. थर्ड जनरेशन आने तक भी कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी जितनी बढ़नी चाहिए थी उतनी नहीं बढ़ी है. ओके. यहाँ पे देख लीजिए आईसी का जिसने निर्माण किया उस व्यक्ति का नाम है जैक क्लेयर किल्बी और रॉबर्ट नार्स, जो जिन्होंने डिजाइन किया था आईसी को. ओके. दो लोग जो जिन्होंने आईसी का निर्माण किया था, उसमें से पहला नाम है जैक क्लेयर किल्बी और रॉबर्ट नार्स. ओके. इन दो लोगों ने क्या किया? आईसी का निर्माण किया. इन दोनों लोगों ने जो आईसी बनाई थी उसके बेस पर ही कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन का निर्माण हुआ था, ऐसा आप कह सकते हो. अगर जैक क्लेयर ने आईसी नहीं बनाई होती तो शायद आज हम जो कंप्यूटर यूज कर रहे थे हम अभी भी थर्ड या फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में ही यूज कर रहे होते. ठीक है, अगर जैक क्लेयर ने आईसी नहीं बनाई होती. इसके बाद हम जाएंगे फोर्थ जनरेशन, मगर हम IBM 360 और 370 का इमेज यहाँ पे देख लेंगे. स्क्रीन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. देख लीजिए, ये IBM 360 की इमेज है. IBM 360 यानी कि इस जनरेशन पे जो कंप्यूटर था ये कैसा कंप्यूटर है, यहाँ पे आपको थोड़ी सी आइडिया आ जाएगी. ये कैसा जनरेशन है यहाँ पे आप देख सकते हो. ये क्या है? IBM 360 वाला कंप्यूटर है. ठीक है. इसके बाद हम नेक्स्ट वाले जनरेशन पर जाएंगे जो है फोर्थ जनरेशन. ओके. फोर्थ जनरेशन वो कैसे स्टार्ट हुई? आईसी विथ VLSIC, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट.
जिसको आप माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हो। जो माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पे इन्वेंट हो गया, इनोवेशन हो गया माइक्रो प्रोसेसर का, या आईसी विद VLSI इसके साथ इसका निर्माण हुआ, इसके कारण ये फोर्थ जनरेशन स्टार्ट हो गई। ओके, टाइमलाइन ऑफ फोर्थ जनरेशन वाज बिटवीन 1975 टू 1984। Okay, IC with VLSI was used as a technology in fourth generation language. There is no notable development in the languages. Okay, software. अब ये फोर्थ जनरेशन में किन किन सॉफ्टवेयर का इनोवेशन हो गया, या कौन से सॉफ्टवेयर को यूज करना स्टार्ट हो गया इस फोर्थ जनरेशन से, तो यहाँ से आपको पता चलेगा। MS-DOS जो है उसका यूज इस फोर्थ जनरेशन में किया गया, या विंडोज जो है, विंडोज का भी यूज अभी के हम जो विंडोज यूज करते हो, विंडोज XP, विंडोज 7, ये सब जो सॉफ्टवेयर है ये सब फोर्थ जनरेशन वाले सॉफ्टवेयर है। एप्पल OS हो, या इस जनरेशन में जो फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ, इंटरनेट का यूज करना स्टार्ट हो गया। लैन वैन GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है इस जनरेशन में ही स्टार्ट हो गया। लैन का स्टार्ट हुआ है, वैन का स्टार्ट हुआ है, इंटरनेट यूज करना इस जनरेशन से ही स्टार्ट हुआ है। एप्पल OS का भी इस जनरेशन में ही यूज करना स्टार्ट हो गया। जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर में भी बहुत सारे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो गई थी इस फोर्थ जनरेशन में। स्पेशली हार्ड डिस्क बनाई गई थी इस फोर्थ जनरेशन में, कीबोर्ड को बनाया गया था, माउस को बनाया गया था, रैम को बनाया गया था। ये सब जो हार्डवेयर है ये सब फोर्थ जनरेशन में इनको बनाया गया और इनका यूज करना स्टार्ट हो गया। ओके, डाटा स्टोरेज में भी बहुत बड़ा इनोवेशन इस फोर्थ जनरेशन से स्टार्ट हुआ है। इसमें क्या हुआ, फ्लॉपी डिस्क यूज की जाने लगी फोर्थ जनरेशन से। रैम जो है, यस एंड डी रैम जो है, स्टैटिक एंड डायनामिक जो रैम है, यस यानी स्टैटिक और डी यानी डायनामिक रैम, इसका भी यूज इस फोर्थ जनरेशन से ही स्टार्ट हुआ है। प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, जो अलग अलग प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है, इनका भी स्टार्ट इस फोर्थ जनरेशन से ही हुआ है। इस जनरेशन के जो कंप्यूटर्स है, एप्पल 1, 2, डेल माइक्रो कंप्यूटर्स, पीसीज, IBM फर्स्ट पीसी इन 1988। IBM ने जो पहले दुनिया का सबसे पहला पीसी बनाया था वो 1988 में बनाया था। जो IBM ने अपना पहला पीसी 1988 में बनाया था। इससे पहले जो कंप्यूटर्स थे वो सब कंप्यूटर्स के नाम यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। ओके, इस जनरेशन की जो फीचर्स है हम यहाँ पे देख लेंगे। मोर पावरफुल, फास्टर, स्मॉलर, चीपर, रिलायबल देन प्रीवियस कंप्यूटर। ओके, मुझे लगता है यहाँ पे 1 मिनट बाकी है, हमें ये पॉइंट कंप्लीट करना है। अगर आप डिस्कनेक्ट होते हो तो हमें सिर्फ 5 या 10 मिनट के लिए फिर से रिजॉइन होना है। अगर ये डिस्कनेक्ट होने के बाद हम सबको 5 और 10 मिनट के लिए रिजॉइन होना है, ठीक है। पहले आपको मैंने इन्फॉर्म कर दिया, सिर्फ 1 मिनट बचा है, हम कंटिन्यू करेंगे। फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन जो है हम रिजॉइन करने के बाद कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सब लोग रिजॉइन करना है 10-15 मिनट के लिए।